प्रकृति भाव संधि की चर्चा चल रही थी। इसमें निपात एका जनांग जो सूत्र था उसको हमने देखा था। अब सूत्र अगला है ओत सूत्र है। क्या सूत्र है? ओत, प्रगृह्य संज्ञा करने वाला सूत्र है। ओदंतो निपातः प्रगृह्यः स्यात्। ओदंत जो निपात है उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। ठीक है, ओदंतो, ओकार है अंत में जिसके, वो हो गया ओदंत। ओदंत जो निपात है उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। उसकी क्या हो जाएगी? प्रगृह्य संज्ञा। अब प्रगृह्य संज्ञा होने के पश्चात पुलित प्रगृह्य अचिनित्यम सूत्र पढ़ चुके हैं। प्रकृति भाव करने वाला अच परे रहते पुलित को, प्रगृह्य को प्रकृति भाव कर देता है। प्रकृति भाव यथावत स्यात्, जैसा है वैसा ही, प्रकृतिवत जैसी प्रकृति उसकी है, यथा स्यात् तथा, जैसा है वैसा ही रह जाता है। तो ओदंत निपात उदाहरण है अहो ईशाह, है ना। तो अहो, अहो जो है वो ओदंत निपात है। ओकार है अंत में अहो के, अहो के अंत में ओकार है, तो ओत सूत्र से अहो की क्या हो जाएगी? निपात संज्ञा। और निपात, अहो निपात है और उस निपात की, ओदंत जो निपात की, उसकी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, मिस्टेक हो गया, ध्यान रखिए, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, है ना। तो प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी। प्रगृह्य संज्ञा होने के पश्चात प्लुत प्रगृह्य अचिनित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा। तो प्रकृति भाव हो जाएगा तो बिल्कुल वैसे रह जाएगा अहो ईशाह। ठीक, इसके बाद अगला सूत्र आता है संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनारसे। संबुद्धौ शाकल्यस्येतावनारसे इतौ अनारसे। अनारसे अवैदिके, अनारसे का अर्थ है अवैधिक। अवैधिक वेद में प्रयुक्त नहीं है, भाषा में प्रयुक्त। अवैदिक इतौ परे, अवैधिक इत परे रहते संबुद्धि निमित्तक ओकार। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है उसकी प्रगृह्य स्यात्, उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है ना। ओ संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्य स्यात् अवैदिको अवैदिके इतौ परे, है ना। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है, संबुद्धि निमित्तक ओकार का मतलब है संबुद्धि जो संज्ञा होती है एक वचनम संबुद्धि। ठीक है, सूत्र है एक वचनम संबुद्धि। वो क्या करता है? संबोधने प्रथमाया, संबोधन के प्रथमा एक वचन में, है ना। संबोधन के एक वचन में क्या होता है? उसकी संबुद्धि संज्ञा हो जाती है ना। संबोधन प्रथमा एक वचनम संबुद्धि संज्ञम स्यात्। तो एक वचनम संबुद्धि सूत्र से प्रथम एक वचन में क्या होती है? संबुद्धि संज्ञा हो जाती है। और संबुद्धि संज्ञा, तो संबुद्धि निमित्तक अगर ओकार है, अर्थात संबुद्धि निमित्तक संबुद्धि में स्थित नहीं, संबुद्धि संज्ञक जो ओकार है ना, उस ओकार का निमित्त क्या है? संबुद्धि, अर्थात संबोधन के एक वचन में अगर ओकार है ना, संबोधन के एक वचन में अगर ओकार है, यानी उदाहरण से स्पष्ट होगा। विष्णु, विष्णु उदाहरण है। संबोधन की प्रथमा विभक्ति एक वचन में, संबुद्धि निमित्तक ओकार है। संबुद्धि निमित्तक ओकारो वा प्रगृह्य स्यात् अवैदिके इतौ परे। विकल्प से उसकी प्रगृह्य संज्ञा होती है। साकल्य, क्यों? क्योंकि साकल्य के मत में होती है प्रगृह्य संज्ञा, है ना। साकल्य के मत में होती है, महर्षि पाणिनि जी के नहीं होती है। तो महर्षि साकल्य जी की होती है। पूर्व वैयाकरण तो उनके मत में होती है, तो स्वतः सिद्ध हो गया। इनके मत में नहीं तो विकल्प से विधान होगा। यानी इसका तात्पर्य ये हुआ कि संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है, संबोधन के प्रथमा एक वचन में, संबोधन के प्रथम वचन में एक वचन में जो ओकार है उसकी विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होगी। उसकी विकल्प से प्रगृह्य संज्ञा होगी बाद में अवैदिक इति परे रहते, अवैदिक इति परे रहते। जैसे विष्णु प्लस इति,
विष्णु प्लस इति, यहाँ इति जो है वो अवैधिक इति है, भाषा में प्रयुक्त इति शब्द है। अब यहाँ पर जो विष्णु का ओकार है वो संबुद्धि निमित्तक ओकार है, इसलिए उसकी क्या हो जाएगी, इससे संबुद्धौ शाकल्यस्येता वनारसे, इस सूत्र से क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा होने के पश्चात प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम, प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम से प्रकृति भाव हो जाएगा। प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम सूत्र से प्रकृति भाव हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विष्णु इति, बस यही रहेगा। ठीक है, विकल्प से होता है, विकल्प से होता है तो पक्ष में अच परे रहते एचो यवायावः, एचो यवायावः सूत्र से क्या होगा, अयादि संधि, अयादि संधि हो जाएगा तो ओ को क्या हो जाएगा, अव, ओ को हटा करके उसके स्थान पे अव आदेश हो जाएगा, तो विष्णु अव इति मिलाइए, तो विष्णव इति, विष्णव इति। इस दशा में इन्हीं महर्षि साकल्य के मत में ही लोपः शाकल्यस्य पदान्तयोः यवयोः लोपः स्यात्, पदान्तयोः यवयोः लोपः स्यात्, पदांत के यकार वकार का लोप होता है तो यहाँ वा का लोप हो जाएगा, तो विष्णु इति रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुण होगा नहीं, गुण आते ही असिद्ध हो जाता है, क्योंकि गुण विधायक सूत्र वो सपादी है और ये त्रिपादी है, इसलिए लोप संज्ञा विधायक सूत्र जो लोपः शाकल्य से है वो त्रिपादी है, तो असिद्ध हो जाने से वहाँ पर गुण कार्य नहीं होगा, तो सीधा है लोपः साकल्य से जब विष्णव के वा का लोप हो जाएगा तो विष्णु इति ये रूप बनेगा। ठीक है, वह भी लोपकार भी विकल्प से होता है, तो पक्ष में वा रहेगा, आवाद अयादि संधि होकर के विष्णव और इति मिला देंगे, विष्णवीति। तो तीन रूप यहाँ बन रहे हैं, एक विष्णु इति प्रकृति भाव संधि, फिर अयादि संधि करके वा का लोप करेंगे तो विष्णु इति, एक बार अयादि संधि वा का लोप नहीं करेंगे, सामान्य संयोग, तो विष्णवीति, विष्णवीति। इस तरह से तीन रूप बनेंगे इसके। ठीक है, अब इसके बाद अगला सूत्र है मय उयो वो वा, मय उयो, मय से परे जो उई है ना, मय से परे उई, उयो वो वा, उई को वा आदेश होगा, अर्थात उ के स्थान पे वा आदेश होगा, वा यानी विकल्प से होगा, मयः परस्य उयो वो वा स्यात्, है ना, मैं से परे, मैं के बाद में उई को यानी ऊ को, यहाँ का तो अनुबंध लोप हो जाता है, ऊ बचता है, तो ऊ को क्या होगा, ऊ को वा आदेश होगा, ऊ को वा होगा, है ना, विकल्प से होगा, क्या होगा, विकल्प से। तो उदाहरण है किम वु उक्तम, किम वु उक्तम। अब यहाँ मैं किम का माँ, उससे उसके बाद में उससे परे क्या है, वु, उसे क्या है ऊ, उसे परे है ऊ, उस ऊ को वा हो जाएगा, उस ऊ को क्या हो जाएगा, वा। तो मैं क्योंकि किम में माँ के बाद में ऊ आ रहा है, किम वो उक्तम, तो ऊ है जो बीच में, उस माँ के बाद में होने के कारण उस वू को क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो स्थिति क्या बन जाएगी, किम व उक्तम, वर्ण सम्मेलन किम किम वुक्तम, किम वुक्तम। ठीक है, किम वुक्तम बन जाएगा, विकल्प से होता है, वो वा जो वा आदेश है, ऊ के स्थान पे वकार आदेश जो है वो विकल्प से होगा, तो स्थिति क्या रहेगी, किम वो उक्तम। अब यहाँ पर दीर्घ संधि प्राप्त होगी, लेकिन तुरंत उसको रोक लेगा, चादयो असत्य से निपात संज्ञा और निपात एका जनांग, एकोच निपात आंग परचः प्रगृह्य स्यात्। ऊ की जो है निपात एका जनांग सूत्र से क्या हो जाएगी, प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, और प्रगृह्य संज्ञा होने के पश्चात प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम, पढ़ चुके हैं सूत्र, प्लुत प्रगृह्य अचनित्यम सूत्र से प्रकृति भाव संधि हो जाएगी, तो किमु किम अथवा किमु उक्तम, बिल्कुल वैसे के वैसे रहेगा, दीर्घ संधि नहीं होगी। ठीक है, तो किमु उक्तम यही रहेगा, है ना। इको असवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च,
इको असवर्णे साकल्यस्य पदान्ता इको ह्रस्वा वा स्यात् पदान्ता इको ह्रस्वा वा स्यात् वा स्युः पदान्ता इको ह्रस्वाः वा स्युः असवर्णे अचि असवर्णे अचि पदांत इक को इकः बहुवचन है इसलिए वहाँ इकः ह्रस्वाः वा स्युः है। तो पदांत में स्थित जो इक है यानी पदांत जो इक है पद के अंत में जो आ रहा है पदांत जो इक है उस इक को ह्रस्व होगा वा विकल्प से ह्रस्व होगा। कब होगा? असवर्णे अचि असवर्णी अचि परे हो सवर्णी अचि नहीं सवर्णी अच होने पर तो दीर्घ संधि होती है ना। तो असवर्णी अचि हो असवर्णी स्वर वर्ण बाद में पदांत में इक हो एक प्रत्याहार का वर्ण एक मतलब एक प्रत्याहार का वर्ण ई उ री ली ये चार वर्ण है ना। पदांत में ई उ री ली इनमें से कोई हो और असवर्णीय मतलब ई हो तो उधर दूसरे साइड में ई नहीं होना चाहिए कोई दूसरा हो दूसरा कोई स्वर वर्ण हो ठीक है। तो असवर्णी सवर्णी मतलब समान असवर्णी मतलब असमान है ना। तो असवर्णी अच यानी असवर्णी अच मतलब स्वरवर्ण तो असवर्णी स्वरवर्ण बाद में होने पर असवर्णी स्वरवर्ण अच बाद में होने पर जो पदांत इक है उसको क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। अब यहां पर एक पंक्ति है ह्रस्व विधि सामर्थ्यान्न स्वर संधि ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् कह रहे हैं। देखिए जब हम पदांत इक को ह्रस्व करेंगे तो उसके तुरंत बाद यण संधि की प्राप्ति होगी। अब वहां यण संधि तो जब ह्रस्व नहीं किया था तब भी प्राप्त था ह्रस्व करने के बाद में भी प्राप्त है। तो यदि ह्रस्व संधि ही करनी थी यण संधि ही करनी थी तो ह्रस्व क्यों किया? भाई ह्रस्व से पहले भी यण संधि प्राप्त है हो जाएगी ह्रस्व के बाद में भी यण संधि बीच में ह्रस्व होना है ठीक है। तो ह्रस्व क्यों करते? यदि यण संधि ही करना है तो ह्रस्व विधि व्यर्थ है ह्रस्व करने का कोई मतलब नहीं निकलता है। तो ह्रस्व विधि पड़ी व्यर्थ है और व्यर्थ पढ़ करके वो ज्ञापन देगी कि व्याकरण शास्त्र में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है। न किंचिदपि अनर्थकम कुछ भी अनर्थक नहीं कुछ व्यर्थ नहीं है। तो व्यर्थ पढ़ करके उसने ज्ञापन दिया क्या कि ह्रस्व विधि ही इस बात में प्रमाण है इस बात में ज्ञापित कर रही है कि यहाँ पर कोई स्वर संधि नहीं होगी। अर्थात तात्पर्य क्या होगा कि यहाँ पर ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव होगा है ना। ह्रस्व के साथ साथ में प्रकृति भाव हो जाएगा जैसे है वैसे ही रहेगा वहाँ पर कोई संधि ह्रस्व समुचितः प्रकृति भावः अत्र विधीयते ह्रस्व होगा और प्रकृति भाव हो जाएगा जैसे है वैसे ही रहेगा वो ठीक है। उसमें कोई संधि वहां पर नहीं होगी। उदाहरण दिया है चक्री प्लस अत्र यहां पर पदांत इक है चक्री का ई असवर्णी अच पड़े है अत्र का अ उसको ह्रस्व हो जाएगा चक्री अत्र बस ऐसे ही रहेगा ठीक है। चक्री अत्र यही संधि ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव हो गया ह्रस्व और प्रकृति भाव दोनों हो गया ये तो वैसे कि वैसे रहेगा ये चक्री अत्र। पक्ष में विकल्प से होता चूंकि साकल्य से को असवर्णे साकल्य से ह्रस्वश्च है ना। ह्रस्व
और चात प्रकृति भावों भी, ऐसा भी यहाँ कह सकते हैं, कहते हैं। चकारात ह्रस्वश्च लिखा है ना, तो चकारात प्रकृति भावों भी, ह्रस्व चमित प्रकृति भाव हो रहा है जो भी। अब यहां चक्र अत्र में होने पर, ह्रस्व कर देने पर यण संधि प्राप्त होती है, लेकिन वो होती नहीं है। चक्र अत्र ऐसे ही रहेगा। पक्ष में जब ह्रस्व नहीं होगा, जब चक्री अत्र है तो ई को यण से यण संधि हो जाएगी, ई को या हो जाएगा, चक्रत्र बन जाएगा, है ना। सुस्पष्टम। पदांता इति किम, पदांत क्यों कहा गया? पदांत में ही होना चाहिए, पदांत एक होना चाहिए। कहा यदि पदांत नहीं कहते तो गौर्यौ, गौरी प्लस औ, यहां पर गौरी औ पूरा का पूरा पदांत है। यहां जो गौरी में ई है, गौरी में जो ई है वो पदांत, गौरी का जो इकार है वो पदांत में नहीं है, वो अपदांत इकार है ना, पद मध्य है, पद के बीच में इकार है। पूरा पद वो गौर्यव पूरा पद है, पूरा पद गौर्यव है ना। तो उसमें गौरी का जो इकार है, यदि पदांत नहीं कहते तो उसको भी ह्रस्व समुचित प्रकृति, क्योंकि ह्रस्व होता तो प्रकृति भाव होना ही होना था, ह्रस्व समुचित मतलब वैसे ही वैसे रह जाता है ना। तो अनिष्ट रूप की सिद्धि होती है, इसलिए पदांत ग्रहण किया है कि पदांत ग्रहण कर देने से वो पदांत है नहीं, इसलिए वहां पर ह्रस्व इत्यादि विधि नहीं होगी। दूसरा अगला वार्तिक इसमें है, न समासे, समास में भी ये ह्रस्व विधि जो हो रही है, एको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च सूत्र से जो एको सवर्णे है हो रहा है, जो ह्रस्व कार्य हो रहा है, वो समास में भी नहीं होगा। वाप्याम अश्वहा, वापी प्लस अश्व, यहाँ पर समास हुआ है, तो यहाँ पर समास होने के कारण यहाँ पर भी ह्रस्व नहीं हुआ है। ये न समासे, समास में भी ये ह्रस्व विधि नहीं होगी, तो इसलिए वाप्यश्वहा यण संधि करके, समास से तो नित्या, समास में नित्य संधि होती है, तो यण संधि हो जाएगी, तो ई के स्थान पे क्या हो जाएगा, या वाप या अश्व मिला देंगे, वाप्यस्व बन जाएगा। ठीक है, तो वाप्यस्व यहाँ पर समास होने के कारण न समास इस वार्तिक से निषेध हो जाता है कि समास में भैया ह्रस्व जो विधि है, ह्रस्व विधि या ह्रस्व विधि नहीं होगी। अगला एक सूत्र आता है अचोरहाभ्याम द्वे, ये द्वित्व करने वाला सूत्र है। अचह पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम यरो द्वे वास्तः, अच से परे, अचो रहाभ्याम द्वे, रहाभ्याम रेफ हकाराभ्याम, र और हा दिखाइए। अचह, अच से परे, अच के बाद यानी स्वर वर्ण के बाद होना चाहिए क्या, रहाभ्याम, रेफ और हकार, रा और हा। पहले तो अच होना चाहिए यानी स्वर वर्ण होना चाहिए, और स्वर वर्ण के बाद में रेफ अथवा हकार हो, र हो अथवा ह हो, और उस रेफ हकार के बाद में, रेफ माने र, हकार माने ह, है ना। तो पहले तो स्वर वर्ण, उसके बाद में रेफ अथवा हकार हो, रा हो अथवा ह हो, और उस र और हा के बाद में यर प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। यर में आता है कहाँ से, हयवरट सूत्र के या से लेकर के और शासर सूत्र के रा तक, यवरला यमंगणना झभा घड़धा जब गड़दा खपचड़ चढ़ता कपा शा शा सा, है ना, ये सारे यर में आते हैं। तो उस यर प्रत्याहार का जो वर्ण है उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, वो दो हो जाएगा, उसको आवृत्त हो जाएगा, एक है तो दो हो जाएगा, है ना। तो उदाहरण दिया है क्या, गौर्यो, गौर्यो में एक या है पहले, गौर्यो, है ना। तो इसमें गौ गकारोत्तरवर्ती औकार है, औकार क्या है, अच है, स्वर वर्ण है, औ के बाद में रेफ है, और गौर, औ के बाद में रेफ, और उसके बाद में यर प्रत्याहार का वर्ण है या। तो अच के बाद में रेफ है र, और उसके बाद में यर प्रत्याहार का वर्ण है या, तो उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, गौर्यौ, क्या बन जाएगा, गौर्यौ। ठीक है, तो अच से परे यानी अच के ठीक बाद में, अच माने स्वरवर्ण, स्वरवर्ण के बाद में रेफ और हकार हो, र और हा हो, और उस र और हा के बाद में अगर यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उस यर प्रत्याहार के वर्ण को क्या हो जाता है, द्वित्व हो जाता है, वो डबल हो जाता है। तो गौर्यौ, इसी तरह से अनचिचा पहले आया था जो धा को द्वित्व किया था, ये जो है यर प्रत्याहार को ये भी द्वित्व कर रहा है, लेकिन अच के बाद में रेफ होना चाहिए, रेफ हो अथवा हकार हो, उस रेफ हकार के बाद में यदि यर प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसको क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। ठीक है, अब अगला सूत्र है
अच संधि लघु सिद्धांत कौमुदी के अच संधि प्रकरण का अंतिम सूत्र है ऋत्यकः ऋति परे पदान्ताः अकः प्रागवदवा। ऋति परे पदान्ताः अकः प्रागवदवा। ऋति रिकार पड़े हो, री बाद में हो तो पदांत अक को प्रागवत, प्रागवत मतलब पहले की तरह जो का, पहले क्या हो रहा था, ह्रस्व हो रहा था, है ना, और ह्रस्व समुचित प्रकृति भाव अर्थात स्वर संधि कोई नहीं हो रही थी, ठीक है, तो स्वर संधि कोई नहीं हो रही थी, ह्रस्व करने के बाद में कोई स्वर संधि नहीं हो रही थी, तो वही कार्य यहाँ पर भी होगा, जो अभी विकल्प से होगा, विकल्प से वहाँ, क्योंकि साकल्यस्य के मत में चल रहा है, महर्षि साकल्य जी के मत में चल रहा है, तो इसलिए विकल्प से कार्य होगा, यानी ऋति परे पदान्ताः अकः प्रागवद वा का तात्पर्य है प्रागवद ह्रस्वः स्यात्, विकल्पेन ह्रस्वः स्यात्, है ना, विकल्प से ह्रस्व होगा, ठीक है, ऋति परे रहते। उदाहरण है ब्रह्मा प्लस ऋषि, ब्रह्मा प्लस ऋषि, पदांत अक है ब्रह्मा का आ और ऋति परे ऋषि का रि, ऋति परे है ही है रिकार, तो उसको क्या हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्रह्म ऋषि, ठीक है, ब्रह्म ऋषि। अब यहाँ गुण संधि प्राप्त होगी आदि गुण सूत्र से, लेकिन ह्रस्व विधि सामर्थ्यात् न गुण संधि, यहाँ पर गुण संधि ह्रस्व विधि के कारण यहाँ पर गुण संधि नहीं होगी, तो ब्रह्म ऋषि यही रहेगा, है ना। पक्ष में विकल्प से होता है ना, तो विकल्प से ह्रस्व होने के कारण पक्ष में क्या होगा, आद्गुण सूत्र से गुण हो जाएगा, तो गुण क्या होगा, आद्गुण सूत्र अवर्ण से अच परे हो तो है ही है, ब्रह्मा में आ, उसके बाद अच परे है ही है, जब जिस पक्ष में ह्रस्व नहीं होगा उस पक्ष में आ और री के स्थान पे गुण क्या होगा, आ गुण होगा, आ ह्रस्व आ, और उरण रपर सूत्र से रपर हो जाएगा, क्योंकि री के स्थान पे कोई भी अण होगा, कोई भी अण प्रत्याहार का वर्ण होगा तो रेफ के साथ में ही होगा, ठीक है, तो स्थिति क्या बन जाएगी, अर, तो आ और री इन दोनों के स्थान पे गुण क्या होगा, अर, तो स्थिति क्या बन जाएगी, ब्रह्म अर और शिही, वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, क्या बन जाएगा, ब्रह्मर्षि, ठीक है, तो एक पक्ष में वहां पर ऋतका से ह्रस्व कर देंगे तो ब्रह्म ऋषि ही यही रहेगा, और विकल्प से चूंकि होता है तो पक्ष में क्या क्या रह जाएगा, आद्गुणा से गुण होकर के ब्रह्मर्षि ही ये सिद्धि बन जाएगी, है ना। अब इसके बाद में एक प्रश्न इसमें आया, पदांता किम, है ना, पदांत क्यों कहा है भाई, कहा आर्छत, यदि पदांत नहीं कहते तो आर्छत आ प्लस रिछत यहां पर भी ह्रस्व होने लगता, आ प्लस रिछत यहाँ पर भी ह्रस्व होने लग जाता, जो नहीं हुआ है, ठीक है, नहीं होकर के यहाँ क्या हुई, वृद्धि हुई, ऋकार आदौ धातु परे, आदौ सर्गात ऋकार आदौ धातु परे पूर्व प्रयोरे को वृद्धि रेखा देशा स्यात्, है ना, सूत्र पढ़ चुके हैं ना, वृद्धि संधि में उपसर्गाद ऋति धातु, उपसर्गाद ऋति धातु सूत्र से यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, तो क्या बन जाएगा, आर्छत, आ और री के स्थान पे वृद्धि क्या हो जाएगी, आर, तो क्या बन जाएगा, आर्छत, ठीक है, तो ये यहाँ पर वृद्धि हो जाएगी, यहाँ पर ह्रस्व नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, पदांतत्वाभावात्, पदांतत्व नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर वो पदांत ह्रस्व ना होकर के वृद्धि संधि होकर के आर्छत रूप बनता है, ठीक है, इस तरह से लघु सिद्धांत कौमुद्याः, लघु सिद्धांत कौमुदी का ये अच संधि प्रकरणम, अच संधि प्रकरण है वो पूर्ण हुआ, ठीक है, धन्यवाद, नमो नमः। बार बार देखिए, सुनिए, समझिए, कुछ समझ में नहीं आता है तो प्रश्न कीजिए, पूछिए, ठीक है, धन्यवाद, नमो।